होता ऐसे है कि आज तक हमें ये गिला रहता है कि हमारी कोई बात सीक्रेट नहीं रहती। हम मीटिंग करते हैं लेकिन आपके अवाम के नहीं, हमारे जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं इनके इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं कि अभी बात हो रही होती तो बात बाहर निकल आती है। लेकिन लगता है ऐसे है कि इस मर्तबा आपके जो पंजे हैं वो पाकिस्तान में तो हैं लेकिन रूस तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि जो आपने ख़बरें दी हैं उनका तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी हद तक हमें फ़ायदा हो गया कि ख़बर निकली नहीं, जिसकी वजह से हमारी जो निगोशिएशन थी वो बड़ी शानदार रही। लेकिन किसी हद तक मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है कि आपके तो पंजे हर तरफ दुनिया में गड़े हुए हैं, तो ये रूस में कैसे नहीं आप पहुंच पाए। लेकिन मैं आपको और आपके तवज्जुद से अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारा रूस का दौरा जो है वो बहुत हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रहा है, और उसकी तफसीलात मैं आपके सामने अभी पेश करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रूस का दौरा या दीगर जो दौरे हैं जिनका मैं अब हर हफ्ते आपके सामने लेकर आऊँगा कि हमारी आज़रबाईजान से क्या बात हो रही है, हमारी तुर्कमानिस्तान से क्या बात हो रही है, हमारी काज़ाख्स्तान से क्या बात हो रही है, हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और एक वीकली डीब्रीफिंग भी का सिलसिला भी हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन रूस का जाना इसलिए बहुत अहम था कि वज़ीर आज़म ने बड़े साफ अल्फाज में ये कहा कि देखो मेरे जहन के अंदर एक खाका है, और खाका ये है कि यहाँ पे हर नौजवान जो बाहर निकलता है स्कूल से, कॉलेज से, उसके पास नौकरी हो, ये है खाका। और मेरे जहन में एक खाका है कि ये जो कारखाने आज बंद हो जाते हैं, कभी लोड शेडिंग, कभी कैप्टिव पावर, कभी नॉन कैप्टिव पावर, ये ऐसा नहीं चलेगा। इन कारखानों की चिमनियों से तो हर वक्त धुआं निकलना चाहिए, क्योंकि उसी धुएं की वजह से लोगों को रोजगार मिलता है। और ये जो किसान है, जो हर मर्तबा हम बैठते हैं और कहते हैं कि डीजल है, हार्वेस्टिंग का मौसम आ गया है, नहीं है, फर्टिलाइजर है या नहीं है, फर्टिलाइजर कितना इंपोर्ट करना है, गंदुम में हम खुद कफील हैं या नहीं है, ये दास्तान अब खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान को ज़राअत में खुद कफील होना होगा, ये वजीर आजम का हुक्म है, रिजॉल्व है। पाकिस्तान को आने वाले वक्त में जो तरक्याती मंसूबे हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है, उनकी चिमनी से हर वक्त धुआं, साफ धुआं, क्लीन स्मोक, जो एनवायरमेंटली साउंड हो, लेकिन बहरहाल उनकी चिमनियां और उनकी मशीनें हर दम चलनी चाहिए। और हमारे जितने बच्चे, चाहे वो हाई स्कूल खत्म करें, यानी 10वीं जमात पास करें और 12वीं जमात पास करें, या कॉलेज करें या यूनिवर्सिटी करें, हर एक के लिए नौकरी होनी चाहिए, हर एक के लिए। यह है हुक्म वजीर आजम का। अब हमारे महकमे से इसका ताल्लुक यह है कि अगर यह है वो विजन जो हमने पूरा करना है, तो हमारी जो तरक्की की शरह है उसको तो बढ़ना होगा ना। ये 1-2% के हम कभी 0 पे चले गए, कभी 2 पे आ गए, ये तो सब रुकना होगा। और एक सलीके से 5-6-7% के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ना होगा। मईशत बढ़ेगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी तो ये तमाम लोग जिनकी आंखों में उम्मीदें हैं, जब वो डिग्री लेकर निकलते हैं, वो कहां जाएंगे उम्मीदें लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे महकमे यानी पेट्रोलियम और गैस और पावर और एनर्जी का इससे क्या ताल्लुक है। पूरी दुनिया में हर 1% मुआशी तरक्की के लिए, इजाफी 1% मुआशी तरक्की के लिए 1.5 से 2% ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है मुख्तलिफ ममालिक में, बिकॉज बाज़ ममालिक ऐसे काम कर रहे होते हैं जो बड़े एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, बाज़ ममालिक ऐसे काम कर रहे होते हैं जो एनर्जी इंटेंसिव नहीं होते या कम होते हैं। मगर हर 2 सूरतों में हर 1% जो आपकी तरक्की होती है उसके साथ कम से कम 1%, कम से कम, जो बिल्कुल जहां पे कोई एनर्जी इंटेंसिव काम नहीं हो रहा होता, आपको इजाफी एनर्जी चाहिए, इजाफी गैस चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, डीजल चाहिए, बिजली चाहिए।
और ज़्यादातर ममालिक में 1.5 से 2%। यानी अगर आपने 5 से 6% तरक्की करनी है मुल्क ने इन बच्चों को रोज़गार देने के लिए और माओं की आंखों में जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने के लिए, अगर हमने यह सब कुछ करना है तो हमें हर साल अपनी एनर्जी में 8-10% इजाफा कम से कम करना होगा। तो हमारे तो ये गुमान में बात नहीं आती कि वो कौन सी हुकूमत थी जो कह रही थी कि हम तो एनर्जी सरप्लस हैं, कोई जरूरत नहीं एनर्जी लगाने की। अरे भाई, क्या आपने तरक्की के दरवाजे बंद कर दिए थे? आपने सोचा अब इस मुल्क में कभी तरक्की नहीं होगी? जो हुआ, कुछ उसमें कोविड ने हिस्सा डाला, कुछ कोविड से पहले भी हिस्सा डाला, मगर हमारी तरक्की जो है वो तक सिफर पे आ गई। लेकिन बगैर किसी पुरानी हुकूमत की बात किए, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें तरक्की करनी है, तो हमें एनर्जी चाहिए, हमें तवानाई चाहिए। और अगर हमें 5 से 6% हर साल तरक्की करनी है तो हमें 8 से 10% हर साल तवानाई जो है वो बढ़ानी होगी। इस वजह से हम मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं और उनका तज्जिया मैं वक्तन फवक्तन आपके सामने अब लाता रहूंगा। आज मैं आपके सामने इस विजन को सामने रखते हुए, जो वजीर आजम ने हमारे सामने हमें बताया है कि यह आपका काम है, आपकी नौकरी है कि इसको पूरा करें, उसको सामने रखते हुए मैं आपको तफसील देना चाहता हूं रूस के हमारे जो विजिट दौरा हुआ है उसकी। चीदा चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा। नंबर 1, रूस ने यह फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा। क्रूड यानी वो खाम तेल जिसके जरिए हमारे कारखाने, रिफाइनरीज यहां पे डीजल और पेट्रोल बनाती हैं, उसके अंदर जितना भी बैनुल अक़वामी सतह पे जो डिस्काउंट चल रहा है, यानी कम कीमत जो मिल रही है तमाम दुनिया के ममालिक को, बिल्कुल उसी तरह या उससे ज़्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। ये पहला हमारा उनके साथ हमारी बातचीत तय हुई है। दूसरी चीज़ जो हमारी उनके साथ तय हुई है वो ये है कि पेट्रोल और डीजल, जो खाम तेल नहीं है, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, और बिलखसूस डीजल जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रूस पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल दोनों कम कीमत पे डिस्काउंट के ऊपर देगा, और उतना ही डिस्काउंट जितना किसी को भी दुनिया में मिल रहा है। तीसरी चीज, इस वक्त रूस के पास जब हमने उनकी सरकारी कंपनियों से बात की तो एलएनजी मौजूद नहीं थी, क्योंकि एलएनजी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप सबको मालूम है कि पिछले साल तक तो हम सब सोचते रहे कि एक चीज़ है जिसका नाम है ग्लोबल फैब्रिक। हमें सारी दुनिया के ममालिक ये बताते रहे कि भाईजान एक ग्लोबल फैब्रिक है, और उस ग्लोबल फैब्रिक में सबने, पूरी दुनिया ने क्लाइमेटिक चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू गो ग्रीन, यानी हमने ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी। हम भी भोलेपन में उनकी बात मानते रहे। तो पता क्या चला कि जैसे ही बंदिश आई तो उन तमाम ने तो अपने कोयले के कारखाने खोल दिए और हम बैठे रह गए, और उन तमाम ने तो पूरी दुनिया की एलएनजी खरीद ली, लेकिन जिस कीमत पे खरीदी उस पे हम तो नहीं खरीद सकते थे। तो वो तमाम तेल, वो तमाम एलएनजी, वो तमाम गैस जो एक ग्लोबल फैब्रिक का हिस्सा था, हमें पता चला ग्लोबल फैब्रिक तो क्या भाई, वो तो हमें पैच भी नहीं समझते ग्लोबल फैब्रिक के ऊपर। तो हमने ये फैसला किया कि हम अपने मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए और बैनुल अक़वामी तमाम कवायद और ज़वाबित को सामने रखते हुए एक इंटेग्रिटी वाली कौम की तरह हम जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए जिस चीज़ में हमें ज़रूरत है उसके लिए हम अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, और ये उसी का एक हिस्सा है। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी और मुल्क का, ये सिर्फ पाकिस्तान का जो मुफाद है, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के गरीब लोगों का जो मुफाद है, हम उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह एनर्जी की प्रॉब्लम पाकिस्तान जो है उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो जहां पे उनके पास एलएनजी कम थी या नहीं थी, वहां पे उनकी कुछ प्राइवेट कंपनियों से उन्होंने हमारी मुलाकात करवाई, जो उन्हीं के वफद का हिस्सा थी, जिनके पास
कुछ एलएनजी मौजूद है, तो उनसे हमारी बातचीत एलएनजी के लिए शुरू हो गई। उनकी सरकार, रूस की सरकार जो है वो नई एलएनजी की ट्रेन्स लगा रही है, यानी एलएनजी बनाने के कारखाने 2 नए लगा रही है, और उन्होंने हमें दावत दी है पाकिस्तान को कि आप अभी से उनके साथ, हम उनके साथ 2025-26 के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करने शुरू कर दें। और हमारे पास, आपको मालूम है, जैसे कतर में हमने मुआहदे किए हैं जो पाकिस्तान के लिए रियली लाइफलाइन साबित हुए हैं, उन्हीं को सामने रखते हुए हम नए मुआहदे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करने की कोशिश करेंगे। वो अब गुफ्तगू शुरू हो गई। तो क्रूड, मैंने खाम तेल का बता दिया, डिस्काउंटेड खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर से फौरी तौर पे गुफ्तगू शुरू एलएनजी के लिए, और उनकी सरकारी जो एलएनजी के नए कारखाने हैं उनके साथ अब हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने पेश किया है। यही नहीं सिर्फ, ये तो अभी मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। अब आपको अंदाज़ा होगा आपकी खबरें कितनी गलत, तो नहीं मैं कह सकता, आप सब सामने बैठे हुए हैं, मगर सही साबित नहीं हुई। हमने उनसे बहुत सी गुफ्तगू की पाइपलाइन पे, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पाइपलाइंस के अंदर। कुछ हमारे पुराने मुआहदे जिनकी, उन पे मैं क्या तबसरा करूं, मुनासिब नहीं, मगर बहरहाल हमारे मुआहदे कुछ एग्रीमेंट्स, पूरी तरह तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स तो नहीं है, मगर पर बड़ी पुरानी गुफ्तगू है जो चल रही है, तो उस पर भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। और हमने कुछ उनसे दरख्वास्त की कि आप हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम कमिटेड हैं, हम इन मुआहदों पे काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और उनके ऊपर अब काम चल रहा है। तो 2 बड़ी जो हमारे मुआहदे हैं, एक हमारी वो जो पाकिस्तान स्ट्रीम, जिसको नॉर्थ साउथ पाइपलाइन कहते हैं, और एक बड़ी पाइपलाइन, अगर किसी वक्त बैनुल-अक़वामी मामलात तय होते हैं तो हमें अगर इंटरनेशनली पाइप गैस चाहिए हो तो उसके लिए किस किस्म की पाइपलाइन चाहिए होगी, उन पर भी गुफ्तगू शुरू हो गई। तो अब आपके सामने मैंने वो पूरा जो मुकदमा था रशियन विजिट का आपके सामने रख दिया। समरी दोबारा पेश करता हूँ। डिस्काउंटेड क्रूड खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं, उनकी सरकारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की गुफ्तगू शुरू हो गई है, और उसके अलावा पाइपलाइंस के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं। और हमने इस मरतबा एक डेडलाइन तय की है ताकि बात हवा में मुअल्लक ना रह जाए। एक इंटर गवर्नमेंटल उनका वफद आ रहा है जो उनके एनर्जी मिनिस्टर लेकर आएंगे, वो जनवरी के मिडल में आ रहा है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये तमाम चीज़ें उस वक्त तक एक ख़ास शक्ल, ऐसी शक्ल इनको दी जा सके कि उनकी एग्जेक्टिव समरी या उनका कोई जो एग्रीमेंट है उसे साइन किया जा सके। ये तो रह गई एक बात। अगर आपकी इजाज़त हो तो सबसे ज़्यादा जो लोगों के दिल के करीब है, मैं वो भी बात आपके सामने एक हाई लेवल पे कर दूं, वो है गैस की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे जो अपने ज़खायर हैं, हर साल 8, 9, 10% यानी डिपेंड करता है, कभी कोई ज़ख़ीरा निकल आता है कभी नहीं, मगर हर साल हमारा 8-9% डिप्लीशन हो रहा है। यानी जो हमारी अपनी गैस जो हमारे कुओं से निकलती है वो हर साल 8 से 10% कम होती जा रही है। इस साल उस कमी के बावजूद पूरे नवंबर के अंदर पिछले साल से हमने ज़्यादा गैस हमारे पास थी और हमने पहुंचाई। दिसंबर में हमारे पास पिछले साल से ज़्यादा गैस है और हम पहुंचा रहे हैं, और जनवरी में पिछले साल से ज़्यादा हमारे पास गैस है जो हम पहुंचा रहे हैं डिप्लीशन के बावजूद। अभी हमने बड़े साफ, और रोज़ हम इसको ट्रैक करते हैं, हमने अपनी कंपनियों को यह कहा हुआ है कि वो जिसको प्रोफाइलिंग कहते हैं, या जिस वक्त चूल्हों के अंदर गैस आने का प्रेशर इतना कम हो जाता है या चूल्हे नहीं चलते, तो हमने ये कहा है कि देखें भाई, आप कुछ भी करें, सुबह 6 से 9 बजे जब नाश्ते का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए। 12 से 2 बजे जब दोपहर का खाना बनाने का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए, और 6 से 9 बजे रात को जब खाना रात का बनाने का वक्त होता है तो उस वक्त गैस आनी चाहिए। ये हमने उनसे कमिटमेंट ली है जिसको हम रोज ट्रैक कर रहे हैं।
एसएमएस लेवल पे एसएमएस आप ऐसे समझ लें कि वो एक मीटर होता है जो हमें बताता है कि इन पाइपों के अंदर से कितनी गैस गुजर रही है। सेक्रेटरी साहब और मैं रोज़ सुबह हम उठ के उन पाइपों से जो गैस गुजर रही होती है उसका तज्जिया करते हैं कि वाकई गैस गुजर रही है या नहीं गुजर रही। मगर पिछले साल से हम ज़्यादा गैस दे रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और हमें कमिटमेंट है कंपनियों की तरफ से कि ये जो औकात मैंने आपके सामने रखे हैं, जो घर में खाना वाना बनता है, तो मैं दोबारा बता दूं, सुबह 6 से 9 बजे तक, 12 से 2 बजे दोपहर तक, और रात को 6 से 9 गैस इंशाल्लाह आएगी। मगर हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं जो पुराने हैं, जो 2-3 महीने में नहीं ठीक हो सकते, कि जो हमारे जहां पे तो गैस शुरू होती वहां पे तो पूरे प्रेशर से आती, मगर वो इलाके जो दूर उफ्तादा हैं जहां पे पहुंचते 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 गैस बहुत कम रह जाती है, उन इलाकों के अंदर बाज मर्तबा कमी रह जाती है। ये कमी पूरा साल रहती है, ये सर्दियों में नहीं, सर्दियों में बढ़ जाती है, मगर ये कमी पूरा साल रहती है। तो इन कंपनियों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए ताकि ये कमी दूर हो। मगर इस दौरानिए में आपको मैंने बताया है कि इन जगहों पे जहां पे दूर उफ्तादा इलाके, जहां पे गैस नहीं पहुंच पाती, सारा साल नहीं पहुंच पाती प्रेशर की वजह से, वहां पे इजाफी एलपीजी दी जा रही है। और 20 सरकारी कंपनियां जो हैं, एसएसजीसी, पर्ल पार्को, पीएसओ, एसएनजीपीएल, ये 20,000 टन माहाना, इससे भी ज़्यादा एलपीजी मंगवा रहे हैं हर महीने, ताकि इन खास इलाकों में जहां पहले दुकानें नहीं थी, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, एसएनजीपीएल तो करती नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने उनकी ज़बरदस्ती शुरू करवाई और माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त। तो उन इलाकों में जहां गैस नहीं है वहां पे हम ये एलपीजी दे रहे हैं। अब मैं आपको जाते जाते ये भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने 2 मिलियन पाउंड की एलपीजी पाकिस्तान को मदद में देने का ऐलान किया है और हमारी उनसे निगोशिएशंस मुकम्मल हो गई हैं। और इस 20,000 टन के अलावा 2 मिलियन पाउंड्स की जो इजाफी एलपीजी है वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में आ जाएगी, ताकि दिसंबर के महीने में, जो ज़रा सख्त दिसंबर और जनवरी के सख्त महीने होते हैं, उनमें भी इंतज़ाम किया जा सके। तो 3 चीज़ें भाई, बेहतरीन रूस का दौरा, नंबर 2 पूरी कोशिश कर रहे हैं लोड मैनेजमेंट की औकात मैंने आपको बता दी है, तरीक़ाकार भी मॉनिटरिंग का बता दिया है। नंबर 3 एलपीजी जो है उसका इंतज़ाम किया है, हमारी कंपनियों ने एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है, कुछ ने बढ़ाई है, कुछ ने नहीं शुरू की है, और 2 मिलियन पाउंड की इजाफी एलपीजी जो है अगले 10 दिन में हमें मिलेगी ईरान से। रशिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया, आपकी तरफ से भी अभी तक कोई सामने नहीं आया कि ये वाकई इतना कामयाब था, तो इसका ऐलान उनकी तरफ से क्यों नहीं हुआ? दूसरे जो आपने फरमाया है कि सारे ऐसे लग रहे हैं कि ये लंबे मंसूबे हैं, फौरी तौर पे आपको क्या हासिल हुआ, फौरी तौर पे हमें क्या लग रहा है? देखिए, एक तो अगर इतना खुफिया है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये तो शुक्र करे खुफिया था तो हो गया, वरना आपने तो उड़ा देना था नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, नहीं ऐसी बात नहीं, शायद रूस दूर था, कुछ हमारी निगोशिएशंस चल रही थी, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी बात जब तक कंक्लूड नहीं होती, हम लोग एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करते, तब तक कोई ऐसी बात ना बाहर निकले जिससे निगोशिएशंस को नुकसान पहुंचे। उसमें कोई खुफिया नहीं था। अगर आप वहाँ पे होते या पाकिस्तान के करीब होता तो यकीनी तौर पे आपको जैसे यहाँ खबरें मिल जाती वहाँ भी मिल जाती। इस दफ़ा मुझे आपसे सवाल पूछना जी, आपको खबर गलत कहाँ से मिली? चले खबर ना मिलना तो एक बात थी, मगर ये खबर गलत कहाँ से मिली और ये खबर गलत रिपोर्ट कैसे होगी? आप ज़रा जाके अपने रिसोर्सेज टटोलिए जिन्होंने आपको ये खबर दी। अभी 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 मैं आता हूँ, हाजिर होता हूँ, लेकिन ये कुछ बातें मैं आपसे कुछ अजराह मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, जो खाम तेल है इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म है भाई, या पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, डीजल है या गैसोलीन है, इसमें क्या लॉन्ग टर्म है? या एलएनजी अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से मिल जाता है तो इसमें क्या लॉन्ग टर्म है? हाँ, पाइपलाइनें कुछ लॉन्ग टर्म है और कुछ एलएनजी के जो हमारे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स होने हैं वो कुछ लॉन्ग टर्म है, वरना तो इसमें से कुछ लॉन्ग टर्म नहीं है। जो जितना मैंने आपको कहा है इट्स हियर एंड नाउ। साहब, मेरा सवाल यही है कि ये वायदे जितने भी आपने बताए गैस, डीजल और खाम तेल के हवाले से, इसमें टाइम फ्रेम आपने नहीं बताया। टाइम फ्रेम बता तो दिया,
टाइम फ्रेम अभी आप तभी वाज़ेह आपने नहीं किया, और साथ में ये कि जो ईरान से जो मिल रहा है वो थोड़ा दोबारा अगर बताइएगा कि ईरान से कितना, और ये गैस पाइपलाइन माया की पहले जरदारी साहब में हो चुका था, उसके अलावा ये चीज़ है या उसी में ही शामिल है? जी देखिए, मैंने तो आपको कहा है कि कुछ इंटर हुकूमतों के दरमियान, ज़रा एक सेकंड दीजिएगा प्लीज़, हुकूमतों के दरमियान में जो मुआहदे हैं उनको अमली शक्ल देने में जितना 1-2-4 हफ्ते, मैंने तो आपको डेडलाइन भी बता दी है कि हम बात करके आए हैं कि जनवरी में उनका एक कमीशन यहाँ पे उनके वज़ीर वज़रा का एक डेलीगेशन आ रहा है। हमारी कोशिश होगी कि कम से कम इनको कुछ शक्ल ऐसी दे दी जाए कि उसके बाद आने वाले वक्त में हम तेल और ख़ाम तेल तो ले सकें, डीज़ल ले सकें, पेट्रोल ले सकें, ख़ाम तेल ले सकें। तो इसमें तो हमें नहीं कोई नज़र आ रहा कोई भी लॉन्ग टर्म चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़। जब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल साइन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इतना डिस्काउंट है और ये टाइम फ्रेम है, मगर अभी वो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको डेडलाइन बता दी कि जनवरी में वो आ रहे हैं और उस वक्त तक उसको शक्ल देनी होगी। दूसरा आपने क्या बात की? ईरान नहीं, इसका ईरान पाइपलाइन से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो इंसानी हमदर्दी पे 2 मिलियन यूरोस की वो दी है पाकिस्तान को एलपीजी सर्दियों, क्योंकि शिद्दत बहुत ज़्यादा है सर्दियों में, और पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि अभी मौजूदा हालात में काफ़ी तबाही भी आई है। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ये इजाफी एलपीजी आ रही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी पाइपलाइन से। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से उसके जो खाम तेल है उसकी कीमत $7 बैरल वहाँ लगाई जा रही है, तो पाकिस्तान में कितने में ले रहे हैं? जी वो तफसीलात सारी जो हैं, अब जब वो हमारी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट होगी, उनकी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट होगी, तो ये तमाम कमर्शियल तफसीलात की कितने की मिलेगी, किस वक्त मिलेगी, किस पोर्ट पे आएगी, ये तमाम तफसीलात अभी तय होंगी। जी सीजन 5 से सर ये पूछना था कि अभी कल क्या होगा, पिछला क्या होता, आज का जो है महंगाई का इशू है और पेट्रोलियम के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब अगर इसको देखा जाए तो अभी एक बात हो गई कि क्रूड ऑयल जो भी सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कोई कस्टमर नहीं आया। और दूसरा, आपको लगता है सर कि इसी हालात पे अगर इलेक्शन कहीं से आ जाए तो आप लोग सर इसमें आसानी से चले जाएंगे? देखिए आप ये तो आपने आपके सवाल में ही उसका जवाब था मुज़मिर, कि अगर ये जितनी मैंने आपके सामने गुजारिशात रखी हैं, अगर इनमें से कुछ भी हो जाए, 2/3 भी हो जाए, तो क्या होगा? तवानाई की कीमत कम होगी, तो फिर क्या होगा? महंगाई कम होगी, तो फिर क्या होगा? लोगों को सहूलत मिलेगी, तो फिर क्या होगा? इलेक्शन में जाएंगे तो अल्लाह कामयाबी देंगे। तो ये सारे सवालात का जवाब जो है वो आपके सवाल में ही था। कोई एक आध चीज़ छोड़ देते तो मैं कहीं भूल भुलैयों में खो जाता, लेकिन आपने अपने सवाल के अंदर ही तमाम जवाब दे दिए। देखें, इलेक्शन से गर्ज नहीं है, हम अपने आपके लिए भी और हमारे लिए भी फ़र्ज़ है मुल्क बचाना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई अल्लाह बहुत कामयाबी से नवाज रहे हैं हमें, लेकिन हम एक एक करके आगे चल रहे हैं, हर जगह जाते हैं, आपको आके बताते हैं। अभी मैं आपको आज़रबाईजान में आने वाले वक्त में बताऊंगा हमने क्या किया है, तुर्कमानिस्तान में क्या किया है, काज़ाख्स्तान में क्या किया है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहूँगा, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं।